मुइज़ू गधा है और मुइज़ू किसी दूसरे देश के भड़कावे में आ जाए। कोई ना कोई दोबारा ग्रांट या लोन की बात करेंगे मालदीव्स के लिए। क्रिटिसाइज करते थे भारत की विदेश नीति को, उनके मुंह के ऊपर उम्मीद करता हूं अलीगढ़ का ताला लग जाए। चीन चाहता था कि कुछ ना कुछ करे, लेकिन जब उसको पता लगा कि मालदीव्स तो एक इस्लामिक देश है और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जहां वो ये वीगुर फीगुर जो चीन ने बंद कर रखे हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। जब ये हुती फूती वहां शोर मचाते हैं और ये सोमाली पायरेट्स आ जाते हैं, तो चीन तो अपने बिल में घुस के बैठ जाता है। पता लगेगा कि जो हम पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमको। अगर एकमात्र हमारा दोस्त है मजबूत, जो बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो भारत। क्या कुछ बदलने वाला है प्रधानमंत्री मोदी की इस मालदीव यात्रा से, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, दीपक वोहरा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, और मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है कि एक वक्त था जब मालदीव्स लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब से ज्यादा ये और बढ़ गया था जब मुइज़ू ने राष्ट्रपति का पद संभाला। अब अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव्स जाना, ये हालांकि तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव्स में, ये क्या है इसकी वजह? 2 दिन वहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं, कई बार मुझे सोच के जवाब देना पड़ता है। जी। मेरा नाम दीपक वोहरा है, भारत का राजदूत हूँ और कुछ अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार। तो ये जो अभी जिक्र हुआ है कि पिछले कुछ समय से, जब से ये मोहम्मद मुइज़ू आए हैं, जिनकी इलेक्शन हुई थी, इंडिया आउट उनका नारा था, हमारे संबंध द्विपक्षीय उनके साथ खराब हो गए थे। आपको ले जाता हूँ 1988 में एक तख्ता पलट का प्रयास किया था। एक कोई मालदीवियन बिजनेसमैन का लुतुफी फुतुफी उसका नाम था, कुछ श्रीलंकन मर्सनरीज को लाया था। भारत ने फिर उनकी रक्षा की थी और वो समझ गए थे कि आपातकालीन स्थिति जब आती है, भारत हमारी मदद करता है। हमने वहां पे काफी उनकी मदद की, ग्रांट्स दिए, हॉस्पिटल बनाया, ये बनाया, वो बनाया। तो जो गुडविल है हमारा, वो पूरा था। लेकिन कुछ इस्लामिक कुछ ज्यादा ही उनकी आइडेंटिटी बन गई थी। मुझे ये भी याद है कि जब वो नंबी नारायण का केस हुआ था, आप सबको मालूम है, उसमें 2 मालदीवियन औरतों का भी प्रयोग किया गया था कि इनके नाजायज संबंध थे, बहुत कुछ कहा गया था। तो अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ मैम कि ये चीजें गुजर चुकी हैं, लेकिन जब भी कुछ हुआ है, मालदीव्स के जो लोग हैं वो जानते हैं कि भारत ने उनकी मदद की है। अब अक्टूबर पिछले साल में भी ये आए थे यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू, और इनका राष्ट्रपति भवन में एक ऑफिशियल स्टेट डिनर भी किया गया था। पूरे सम्मान के साथ उनको उनका स्वागत किया गया था। ये भी एक मैसेज होता है कि भाई हम आपको, आप छोटे देश भले ही हों, लेकिन हम आप की अहमियत को जानते हैं, हम आपको इज्जत देते हैं। फिर ये हुआ जब उसने बहुत गाली गलौज किया, उसके 2 मंत्रियों ने, तो भारत से कई पर्यटकों ने अपने प्लान्स जो थे मालदीव जाने के कैंसिल कर दिए। उनको बहुत बड़ी आर्थिक चोट लगी, क्योंकि टूरिज्म पर, पर्यटन पर उनकी इकोनॉमी निर्भर है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल वो समझ गया था। बीच में मुइज़ू बोला ठीक है, अगर भारत से नहीं आएंगे, जो चीन से बहुत लोग आएंगे। चीनी वहां कोई नहीं जाएगा पैसा खर्च करने, चीनी जाएगा ये देखने के लिए कि मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूँ। तो ये चीजें जो है अब मेरा ख्याल हल्के हल्के मालदीव्स को समझ आ रही है। इसीलिए राष्ट्रपति मुइज़ू, वो राष्ट्रपति हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट गए। उनके रक्षा मंत्री भी वहां पर थे, क्योंकि हमने जो वहां पर बीच में हमारे छोटा सा यूनिट था, हम हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करते थे। हम एक तरह की एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करते थे अगर किसी को कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो हम एक दूसरे से, एक द्वीप से दूसरी जगह ले जाते। तो वो समझ गए हैं वहां के लोग और सरकार कि जब कभी हमें मुसीबत पड़ती है या आवश्यकता होती है विदेशी सहयोग की, तो भारत हमेशा सबसे पहले हमारे साथ खड़ा रहता है। आर्थिक मामलों में भी आप जानती हैं कि एक टाइम आ रहा था पिछले साल जब उनके सुकुक बॉन्ड्स, इस्लामिक बॉन्ड्स जो थे, वो ड्यू हो रहे थे और उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी भारत ने उनकी मदद की थी। उनको कितने मिलियन डॉलर दिए कि लीजिए, इसके साथ जो आपका डेट है आप उसको चुकाइए। तो ये कई चीजें हैं, चाहे आप पॉलिटिकली देखें, चाहे डिफेंस में देखें, चाहे हेल्थ में देखें, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें, एजुकेशन में देखें, कितने सारे मालदीवियंस यहाँ पढ़ते हैं, चाहे फिर आप टूरिज्म में देखें, सब क्षेत्र जो मालदीव्स के लिए बहुत जरूरी है, भारत ने उनकी मदद की है। अब मैं इतना बता देता हूं
बहुत से चैनल्स पे मैंने पिछले साल सुना, ओ भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, देखो मालदीव्स में क्या हो गया। मैम, जो लोग ये जी, बातें करते हैं उनको विदेश नीति का कुछ नहीं मालूम है। मेरे को तो जी, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, और इतनी जल्दी ये जो टर्न अराउंड हुआ है, एकदम से जो लोग कहते थे ओ देखो जी मालदीव्स ये है वो है, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए, कौन से बिल में घुस के बैठ गए हैं, अब नहीं ये बोलेंगे। तो मेरा मानना ये है मैम कि ये हमारी कूटनीति जो है सिर्फ मालदीव्स में नहीं, एक बहुत बड़ी सफलता है। कितना समय लगाया था प्रधानमंत्री ने, इंग्लैंड में शायद 1.5 दिन लगाया था, जी, हस्ताक्षर किए और चले गए। और मालदीव्स दूसरा है, दोनों को कंबाइन किया है, और मालदीव्स में वो 2 दिन लगा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक संदेश देता है कि भाई मैं लंदन आया था, हमारे पॉलिटिकल संबंध ठीक है, मैं धंधे की बात करने आया था। मालदीव्स में मैं जा रहा हूं, पीएम साहब जरूर, मेरा मानना है कोई ना कोई दोबारा ग्रांट या लोन की बात करेंगे मालदीव्स के लिए, और हो सकता है, फिर से मैं कुछ अभी कह नहीं सकता, आप ही मुझे बताएंगी कि जो मालदीव्स का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए। तो फिर जो लोग क्रिटिसाइज करते थे भारत की विदेश नीति को, उनके मुंह के ऊपर उम्मीद करता हूं अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। एम्बेसडर सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल चीन को लेकर है कि चीन पर अब क्या हो रहा होगा। क्या उसके कलेजे पर सांप लौट रहा होगा? क्योंकि वो जिस तरीके से जब खबरें भी सामने आई थी तब भी यही था कि कहीं ना कहीं चीन का पूरा रोल था मुइज्जू को भड़काने में भारत के खिलाफ। तो अब चूंकि आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अभी चीन की क्या हालत होगी? ये आपने प्रश्न पूछा है कि चीन का बहुत अहम रोल था मुइज्जू को भड़काने में। तो पहली चीज तो ये इसका एक गिवन है, जो एक कहते हैं, जो आपने कोई भी जो ये कहता है उसकी सोच ये है कि मुइज्जू गधा है और मुइज्जू किसी दूसरे देश के भड़कावे में आ जाएगा। ऐसा नहीं है मैम, किसी को भड़काना इतना आसान नहीं होता, खासतौर से जो एक देश का राष्ट्रपति हो, जो इलेक्टेड राष्ट्रपति हो। ये सब कहने की बातें हैं, हमने देखी है चीन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं था, चीन चाहता था कि कुछ ना कुछ करे, लेकिन जब उसको पता लगा कि मालदीव्स तो एक इस्लामिक देश है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जहां वो ये वीगुर फीगुर जो चीन ने बंद कर रखे हैं, जब उसकी बात उठती है, मालदीव चीन के साथ खड़ा नहीं होता है। उसको ये सब चीजें मालूम है, और फिर उसने सोचा कि भाई मैं पैसे अगर दे भी दूं और फिर भी ये मेरा समर्थन ना करे, तो इसमें फिर मतलब क्या है इसका। तो चीन में आग जरूर लगेगी, लेकिन अब उसमें ये क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सके। मैम, इस समय मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, ये भी करोड़ों जी, लोग जो जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं, एक जी, व्यक्ति है जो अभी अभी हाल ही में 90 वर्ष का हुआ है, और अब संभावना है कि ज्यादा दिन वो शायद इस धरती पर, उनकी जर्नी जो है वो खत्म हो जाएगी। चीन में आग लग गई है। इस व्यक्ति को वो गाली देते रहे थे जब वो जवान था, उनका नाम है हिज होलीनेस द दलाई लामा, और अब जब उनकी उम्र बहुत हो गई तो चीन डरा हुआ है कि अब क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि चीन अब समझ गया है कि वो तिब्बत को भी अभी तक संभाल नहीं पाया, तिब्बत को जी, इंटीग्रेट नहीं कर पाया, इसीलिए इतना डरता है कि नया दलाई लामा कौन होगा। सिमिलरली मेरा मानना है श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। आपको याद है बेटा कि जब जी, श्रीलंका में चीन पहुंचा था, ओ श्रीलंका तो अब चीन का चमचा बन गया है, चीन का नौकर हाँ, बन गया है, ये हो गया वो हो गया। और अब देखिए चीन की श्रीलंका को जब आपातकालीन स्थिति वहां आई, आईएमएफ ने उसकी मदद नहीं की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि आपने पहले बताओ चीन से कितने पैसे लिए हुए उधार पे, तब हम देंगे। तो श्रीलंकन बोले भाई ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। बोले फिर हमारा डिसीजन भी कॉन्फिडेंशियल है। फिर भारत ने $3 बिलियन उनको दिए। नेपाल के साथ भी ये होने वाला है। चीन समझता है कि पैसा दिखाने से और पैसा थोड़ा बहुत वहां पे उनको उधार देने से वो उनके दिल जीत लेगा। भारत का मानना है कि उस देश के विकास में सहयोगी बनने से, पार्टनरशिप से भारत उनकी दोस्ती और मजबूत करेगा, और यही असली जीत होती है मैम कूटनीति की। आज मुझे 52 साल हो गए हैं, 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया। जब मैं देख जी, रहा हूं किस तरह से हमने इन देशों को, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये भारत के मित्र से अब भारत के मित्र नहीं है, अब सारी दुनिया को पता लग गया कि आजकल 1 महीना 2 महीने जो कुछ छोटी मोटी बात होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो देश है ये जानते हैं इनका एकमात्र पक्का दोस्त इस एरिया में भारत। बिल्कुल।
एम्बेसडर सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा, क्योंकि मालदीव्स में ज्यादातर जो आबादी है वो कहा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि मुस्लिमों की ज्यादा आबादी है वहां। प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम कंट्रीज में जो ये लगातार दौरा है, फिर वहां पर जाकर उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे में क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी एक छवि बनाने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी की, खासतौर से बीजेपी की, तो ये इन मुस्लिम कंट्रीज में प्रधानमंत्री मोदी का एक जबरदस्त तरीके से स्वागत होना, वहां का राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया जाना, क्या लगता है आने वाले दिनों में भारत जो है वो आगे और भी ज्यादा ये जो इमेज बिल्डअप की जा रही है कुछ कंट्रीज के जरिए, विपक्ष के जरिए, वो सब खत्म हो जाएगी? मैं आपको बताता हूं मैम, 28 देशों ने अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। 8 उनमें से मुस्लिम देश हैं। एक जमाना था जब मैं सर्विस ज्वाइन की थी 1973 में, तो हमेशा हम कहते थे भाई हमेशा अरब का समर्थन करो और इजराइल से बात मत करो, नहीं तो अरब देश नाराज हो जाएंगे। वो हमें तेल देते हैं, ऊर्जा वहां से आती है, हमारा समर्थन करते हैं। अगर हमने ज्यादा दोस्ती की इजराइल के साथ तो फिर पाकिस्तान को फायदा होगा, अरब हमसे नाराज हो जाएंगे, ये हमारा विचार था। लेकिन फिर 1990 के दशक में जब बीजेपी की सरकार भी आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो उन्होंने फैसला ये किया था कि भाई कब तक हम डरते रहेंगे, इजराइल से हमारी क्या दुश्मनी है। इजराइल की अगर समस्या है वो इजराइल के, वो अरब देशों के साथ। देखिए मैम, हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन ये जरूरी है कि वो मेरा भी दुश्मन बने। अगर अरब देशों का दुश्मन इजराइल था तो ये जरूरी नहीं है कि वो मेरा भी दुश्मन हो। तो फिर हल्के हल्के हमने देखा कि वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी यासिर अराफात की, उनसे हमने बात की। ये मुझे मालूम है, ये सच्चाई है। उसने कहा कि आप करिए नॉर्मलाइज इजराइल के साथ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं भी उनके साथ दोस्ती करने लगा। तो फिर हल्के हल्के आप देख रहे हैं अरब देशों ने इजराइल के साथ दोस्ती की, फिर हमने भी उनके साथ नॉर्मलाइज किया। अब तो बहुत मजबूत रिलेशन हो गए। तो अरब देश, मुस्लिम देश ये जानते हैं जब हमें जरूरत होगी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। जब ये हुती फूती वहां शोर मचाते हैं और ये सोमाली पायरेट्स आ जाते हैं, तो चीन तो अपने बिल में घुस के बैठ जाता है। एकमात्र एक देश है जिसकी नौसेना निकलती है और ठोकती है अरब देशों के दुश्मनों को और इंडियन ओशन को फ्री रखती है। वो देश, वो नेवी है भारत की। इसीलिए मैडम मेरा मानना है कि आने वाले समय में भी जो अभी एक दो इक्का दुक्का जो मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे वो अजरबैजान और वो अर्द दरबान है, वो क्या ना, वो कौन सा देश, तुर्की का, ये भी लाइन पे आ जाएंगे। पता लगेगा कि जो हम पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला हमको। अगर एकमात्र हमारा दोस्त है मजबूत, जो बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर सर आपका, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।